morning all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज हम करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम का पार्ट 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ड्रॉबैक्स जो कि रदरफोर्ड के थे और बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड खोलते हैं हम। स्टार्ट। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे? रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इन्होंने किसके बारे में बताया था? प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। लेकिन इन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, मैंने पिछले लेक्चर में जो रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बताया था, इन्होंने गोल्ड फॉइल से कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। एक रेडियो एक्टिव वो लिया था एलिमेंट, जैसे कि रेडियम हो गया। तो वहां से जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जा रही थी जो कि किससे टकरा रही थी? गोल्ड फॉइल से। और उससे हमको पता लग रहा था कि जो प्रोटॉन्स है वहां पर कुछ ना कुछ हैवी चार्ज है, कुछ वापिस आ रहे थे। तो ये सब मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हम इस लेक्चर के बारे में अब रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर विच इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अराउंड घूम रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज के अराउंड। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, जो कि स्टेबल नहीं है, बट अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ वुड कंटिन्यूअसली अंडरगो लॉस। मतलब ये क्या कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ से सर्कुलर पाथ में, एक्सेलरेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? भी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनर्जी लॉस कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूमते हुए एक ही मोशन में एक्सेलरेट करते हुए अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। एंड फाइनली वुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। और ये अपनी एनर्जी खोने के बाद कहाँ गिर जा रही है? जो न्यूक्लियस है, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये जो न्यूक्लियस है बीच में, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन्होंने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, तो ये कहाँ आ रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं। दिस मेक्स एन एटम अनस्टेबल व्हाइल एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। ये जो एटम को क्या बनाता है? अनस्टेबल बनाता है। लेकिन एटम क्या एक स्टेबल है? एटम तो वैसे स्टेबल है आज के टाइम। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है एटम को क्या बनाता है? अनस्टेबल बनाता है। तो रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक मास। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसने एटॉमिक मास जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। एटॉमिक मास मतलब जो न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट होना था, जो प्रोटॉन्स कि मतलब कि प्रोटॉन्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इसके बारे में हमको पता करना था, एग्जिस्टेंस होना था। और न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट किसने किया वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो रदरफोर्ड के ये ड्रॉबैक्स थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद जब उनकी एनर्जी लॉस हो जा रही है तो वो न्यूक्लियस के अंदर आकर के फॉल डाउन हो जा रहे हैं। इट मीन्स जो उनका रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो जो है क्या दिखाता है कि एटम्स जो है वहां पर अनस्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम्स तो स्टेबल है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद किसने दिया? उसके बाद किसने दिया? बोर ने। बोर ने क्या बताया वो पढ़ते हैं। बोर ने जो है अपना कब दिया? 1913 में दिया बोर ने अपना मॉडल। तो उन्होंने क्या बताया? एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कि हाँ, एक एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तो रखता है अपने साथ, ये बात हमें पता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि जो पूरा मास है इलेक्ट्रॉन समेत वो पॉजिटिव चार्ज पर कंसेंट्रेट है। अगर मैं बोलूं कि जैसे कि ये एक प्लेट है, उसका पूरा जो वेट है बीच में, अगर मैं बीच में उंगली लगाऊं तो मुझे पूरा वेट जो है यहाँ पर पता लग जाएगा कि कितना है। अगर मैं साइड में लगाऊंगा तो वो गिर जाएगी। इट मीन्स वो यहीं पर ऐसा ही कहना चाह रहे थे कि जो पूरा वेट है वो कहाँ पर है? कंसेंट्रेट है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने भी यही बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं इनडेफिनाइट सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में, ऐसे सर्कुलर पाथ में मान लो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, जैसे सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है ना, ऐसे ये सूरज है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ऐसी धरती घूम रही है। तो ऐसे ही सर्कुलर पाथ में वो क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं।
जिस पाथ पर वो घूम रहे हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं, जैसे हमारी धरती घूम रही है। और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक एनर्जी लेवल के पास क्या है, डेफिनाइट अमाउंट में एक एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि के एल सेल के पास अलग है, एल सेल के पास अलग है, एम सेल के पास, तो ऐसे डेफिनाइट अमाउंट में एनर्जी है। द चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी टू लेवल एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ये क्या कहना चाह रहे थे कि जो एनर्जी लेवल है वो कब चेंज हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं दूसरे एनर्जी लेवल से किसी और दूसरे एनर्जी लेवल में। मतलब मैं आपको समझाता हूँ पूरे उससे डायग्राम से, एक बार हम डायग्राम खोल लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने बोला कि हाँ, रदरफोर्ड की बात ठीक थी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, ये बात तो ठीक थी। और ऐसा ही किसने बोला, बोर ने बोला। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला कि मतलब जो इसके अराउंड घूम रहे हैं वो उनके पास कुछ एनर्जी है। मान लो वो जो है कुछ एनर्जी से घूम रहे हैं और कुछ टाइम बाद उन की एनर्जी जो है जीरो हो जाती है। तो जब एनर्जी जीरो हो जाती है तो वो कहाँ आ जाते हैं, फॉल डाउन होकर के न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं, जो कि एटम को क्या नहीं दिखाता, स्टेबल नहीं दिखाता। तो एटम क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल हुआ लेकिन ऐसा तो नहीं है, एटम तो स्टेबल है। तो उसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया। बोर ने क्या बताया कि हाँ, आपकी बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के राउंड, लेकिन वो जो है एक पाथ में घूम रहे हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो के एल एन सेल है, ये के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल, इन्होंने बोला कि इन सबके पास जो है अलग अलग एनर्जी लेवल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, अगर वो जंप करके यहाँ जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है वो यहाँ से आ रहा है, उसकी एनर्जी घट जाएगी। मतलब घटना बढ़ना बताया उन्होंने अपने हिसाब से कि एनर्जी लेवल जो है चेंज हो रही है। तो उन्होंने ऐसा बताया अपने मॉडल में। एक बार बैक चलते हैं, दोबारा से पढ़ाता हूँ उस चीज को। तो बोर ने क्या बताया कि बोर ने बोला कि जो एनर्जी जो टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, की मतलब एनर्जी जो है चेंज होती है जब एक लेवल से हम दूसरे लेवल पे जाते हैं। ये बोर ने बताया 1913 में अपने मॉडल से, ठीक है। हाउ वाज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, एक क्वेश्चन है, हाउ वाज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें जो स्टेबिलिटी थी एटम की वो कैसे फेल हो गई थी, दिखाना, वो कैसे एक्सप्लेन करके बताना हमको। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाए अभी, ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना, इससे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक निकलेगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन्स का किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन्स, हाउ ए न्यूट्रॉन्स डिस्कवर, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ, ये पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स, द ब्रिटिश फिजिक्स सर जेम्स चार्डविक चैडविक, तो इनका नाम क्या था, सर जेम्स चार्डविक था, जिन्होंने जो कि एक ब्रिटिश के फिजिक्स सर थे। उन्होंने किसके बारे में डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन्स के बारे में। कौन से सन में, 1932 में। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए इन फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर 1935 में फॉर दिस डिस्कवरी। इन्होंने, ये जो है ब्रिटिश के फिजिक्स फिजिक्स थे, कौन, सर जेम्स चैडविक, जिन्होंने किसके बारे में डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी की थी 1932 में, और इनको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट थ्योराइज्ड बाय रदरफोर्ड। मैंने आपको बताया था ना कि पिछले लेक्चर में कि कुछ जब हम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स के बारे में बताया था, वो कुछ प्रोटॉन्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से वापस आ रहे थे। तो वहां पर उसने रदरफोर्ड ने जो है न्यूट्रॉन्स के बारे में भी बात की थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ भारी पार्टिकल्स है जिससे प्रोटॉन्स टकरा करके वापस आ रहे हैं। तो उसके बारे में रदरफोर्ड ने कब बताया था, 1920 में बताया था। तो अब आगे बढ़ता है, हाउ वर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। जेम्स चार्डविक फायर्ड अल्फा रेडिएशन एट बेरिलियम सीड
जेम्स चाडविक ने क्या किया, अल्फा रेडिएशन निकाली, बेरिलियम सीट के अंदर से पास कराई, और वो कहाँ गई, फ्रॉम अ पोलिनियम सोर्स तक गई। दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एन अनचार्ज पेंट्रेटिंग रेडिएशन। तो वहां से क्या निकल रही थी, एक अनचार्ज और पेंट्रेटिंग रेडिएशन निकल रही थी जिसके पास कोई चार्ज नहीं था। दिस रेडिएशन वाज मेड इंसिडेंट ऑन पेरिफिक्स वैक्स। तो वहां पर जब रेडिएशन निकली कहाँ से, बेरिलियम सीट से, तो वहां वो कहाँ जाकर के टकराई, पेरिफियन वैक्स लगा हुआ था एक, जो ये जो एक थिन सीट होती है, ठीक है, तो उससे जाकर टकराई। और टकराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जो है प्रोटॉन्स निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे, प्रोटॉन्स निकल रहे थे। एक बात बताओ, जब कोई हैवी पार्टिकल्स किसी लाइट पार्टिकल्स को टक्कर मारेगा तो कौन हिलेगा, लाइट पार्टिकल। इट मींस न्यूट्रॉन्स जो है हैवी पार्टिकल्स थे। जो उससे पहले जो पार्टिकल्स निकला कहाँ से, बेरिलियम से, वो हैवी पार्टिकल्स था। जब वो पेरिफिक वैक्स में टकराया तो वहां से क्या निकले, प्रोटॉन्स। इट मींस प्रोटॉन्स इज मच मच, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ जो है प्रोटॉन से ज्यादा हैवियर तो था। क्या था वो, न्यूट्रॉन्स थे। तो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन हैविंग अ रिलेटिवली हाई हाइड्रोजन कंटेंट। जैसे हाइड्रोकार्बन है उसके बाद जो हाई हाइड्रोजन कंटेंट है, द प्रोटॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द, ये बात मैंने आपको बता दी, प्रोटॉन्स निकले वहां से अनचार्ज रेडिएशन जब उनसे टकराए। तो वर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। इसको कब ऑब्जर्व किया गया, आयोनाइजेशन चैम्बर की हेल्प से। वो मैं भी आपको उसमें डायग्राम में दिखाऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से। The range of the liberated protons was measured and the interaction between the uncharged radiation and the atom served gases was studied by Chadwick। तो ये सब की जो लिबर्टेड हो रहे थे, प्रोटॉन्स निकल रहे थे, ये सब किसने मेजर किए, चार्विक ने मेजर किए। ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने रिजल्ट निकाला, यूजुअली पेंट्रेटिंग रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ अनचार्ज पार्टिकल। इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो रेडिएशन के साथ साथ जो अनचार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन सब मास ऑफ एज अ प्रोटॉन, उनका जो मास है वो कहीं ना कहीं सेम है इससे, प्रोटॉन से। दिस पार्टिकल्स वर लेटर टर्म न्यूट्रॉन, और इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया। इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स निकल रहे थे बेरिलियम सीट से आगे, अनचार्ज पार्टिकल निकल रहे थे पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस के साथ, उनका जो मास है वो किसके साथ सेम है, प्रोटॉन्स के साथ सेम है। तो उन्होंने उस पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम था, ये था, ये पोलिनियम सोर्स था जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको कल समझाया था, इसका मास कितना है, 4 AMU है मान लो। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 4 AMU मास हो गया इसका। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे वो किससे पास होते हुए जा रहे थे, बेरिलियम से। जब ये बेरिलियम से पास हुए तो ये बेरिलियम ही क्यों लिया, यहाँ पर बोरोन भी लेकर देखा उन्होंने, और बेरिलियम भी लेकर देखा, कार्बन भी लेकर देखा। इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, लिथियम का मास, लिथियम का क्या मास कितना, एटॉमिक नंबर 3 और मास 6। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, मास 7। तो मतलब अलग अलग आ रहे थे। तो उन्होंने ऐसे, नहीं 7 नहीं 8 सॉरी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके पता लगाया कि ये दिक्कत क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर अलग अलग चीज रख के देखी, तो देखा कि जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे तो कुछ रेडिएशंस निकली। क्या निकली, कुछ रेडिएशंस निकली बेरिलियम से आगे। और उनके साथ साथ कुछ अनचार्ज पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल्स थे अनचार्ज, उनका कोई चार्ज नहीं था। अब उनको ये कैसे पता लगा कि वो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं। हमने जो है क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई किया। हमने मैग्नेट्स लगा करके देखी, जैसे पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला वो एक्सपेरिमेंट कराया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी। तो लेकिन ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, ना ये रिपल हो रहे थे। इट मींस ये जो है सीधा जा रहे थे, तो इनके पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती, कोई भी रिपल्सन नहीं होती, इसलिए हम इनको क्या नाम दे दिया, ये जो है अनचार्ज पार्टिकल नाम दे दिया इनको। तो अनचार्ज पार्टिकल जब ये पेरिफिन, ये जो एक थिन शीट होती है, जब इससे टकराए तो यहाँ से इसको, ये जो थिन शीट है इसने अपनी पोजीशन बदल के आगे आ गई, तो इसको धक्का लगा, धक्का लगने की वजह से यहाँ से प्रोटॉन्स निकले। तो हमको पता लग गया कि कुछ ना कुछ हैवी पार्टिकल्स है प्रोटॉन से, जो कि उसको धक्का दे रहा है। या तो 60 किलो का आदमी है,
जो कि 60 किलो वाले को धक्का देगा तो दोनों आदमी हिलेंगे ना। तो वही बात है कि मान लो अगर प्रोटॉन का मास जो है न्यूट्रॉन का मास जो है 61 किलो है और आदमी 60 किलो का खड़ा है, तो दोनों जब धक्का देंगे आपस में, जब ये वाला पीछे से धक्का देगा 60 किलो वाले आदमी को, 60 किलो वाला आदमी हिल जाएगा, आगे जाएगा, 61 वाला वहीं रहेगा। तो ऐसे ही हो रहा था, उसका मास जो है कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन से सेम था, किसका मास, न्यूट्रॉन का। तो ये क्या थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी। इससे हमको, इसके बारे में हमको किसने बताया, चार्विक ने बताया। ये सब आज हमने किया है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है करने वाले हैं क्या, थोड़ा बहुत इस चार्विक के बारे में, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो न्यूट्रॉन, जो मास होता है किसका, न्यूट्रॉन्स का, वो कितना होता है, 1.675 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है किसके, किसके, प्रोटॉन्स के। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में, जो मैं आपको पिछले चैप्टर में करा चुका हूँ वैलेंसी। लेकिन हम एटॉमिक मास के बारे में भी पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, गुड बाय। मुझे पता है आप सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से। बाय।